कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आज आपका 13 फरवरी है और 13 फरवरी के दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2026 यानी कि 13 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपका समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। दोस्तों वो क्वेश्चन आपको मैं बताऊँगा कि उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है और आप लोग दोस्तों अपना आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इंडिया गेट की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इंडिया गेट की लंबाई कुल कितनी है? तो दोस्तों 42 मीटर है। कितना? 42 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन आपके ऑप्शन में कौन सा दिया था दोस्तों 42 मीटर? तो आप लोगों ने टिक करके आए होंगे, तो अच्छी बात है, ठीक है। दोस्तों इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। इंडिया गेट की कुल लंबाई लगभग 138 फीट है। दोस्तों ये 138 फीट है। मीटर में पूछे तो दोस्तों कितना है? 42 मीटर है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगले शिफ्टों के लिए, ठीक है। 138 फीट है, हाँ। और यह 1931 में बनकर तैयार हुआ था। कब बनकर तैयार हुआ था? 1931 में, ठीक है। और यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारक है जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया था। तो इसकी ऊंचाई दोस्तों 42 मीटर है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद हुए थे भारतीय सैनिक, उनकी याद में ये बनवाया गया था, ठीक है, इंडिया गेट, ठीक है। और इसके वास्तुकारक दोस्तों कौन थे? तो सर एडविन लुटियंस थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, थोड़ा और देख लेते हैं। इसका निर्माण दोस्तों 1921 में आधारशिला रखी गई थी ना। इसका आधारशिला 1921 में रखी गई थी और ये पूर्व बना था कब? तो दोस्तों 1931 में ये पूरा बन चुका था, ठीक है। तो ये डेट दोनों दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अमर जवान ज्योति दोस्तों, अमर जवान ज्योति दोस्तों कहाँ पे है? तो आपके इसके नीचे, इंडिया गेट के नीचे स्थित है ना, जो 1972 में शहीद सैनिकों की याद में जल रहा है, ठीक है। तो आप लोग जाएंगे देखेंगे तो दोस्तों आपको अमर जवान ज्योति देखने को मिलेगी इंडिया गेट के एकदम जस्ट नीचे ही, ठीक है। तो चलिए ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन हैं? अभी आपको पता है राजनाथ सिंह हैं आपके वर्तमान, ठीक है। रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में राजनाथ सिंह है, लेकिन पूछ कर रहा है भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर। तो दोस्तों ये बलदेव सिंह थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलदेव सिंह, ठीक है। इनसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों हम लोग ले लेते हैं, है ना। उन्होंने दोस्तों बलदेव सिंह ने 15 अगस्त 1947 से 1923 में, ठीक है, 1952 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में कार्य किए हैं, ठीक है। बलदेव सिंह एक प्रमुख सिख नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी रह चुके थे, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब तक? तो दोस्तों उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 23 अगस्त 1952, है ना, तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मंत्रिमंडल के रूप में कार्य किया था, ठीक है, जिन्होंने विभाजन के समय सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका भी निभाई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, और यह 1947 से 48 के पहले भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वे रक्षा मंत्री थे। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये कब से कब तक थे? तो 1947 से 48, ठीक है। भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, ठीक है। उनका जन्म 11 जुलाई 1902 को हुआ था और कहाँ पे हुआ था? पंजाब के रोपड़ जिले में हुआ था, है ना। राज्य पूछे दोस्तों आपको क्या मारना है? पंजाब। और यहाँ पे जिला पूछे दोस्तों आपको रोपड़ जिला मारना है अगले शिफ्टों के लिए दोस्तों, है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान को कब स्थापित किया गया था? तो ये दोस्तों कब किया गया था? तो ये 2007 में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2007, ठीक है। चलिए दोस्तों इसकी स्थापना 2007 में बलियामला जिला यानी कि ये तिरुवनंतपुरम में किया गया था, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसकी परिचालन शुरुआत कब हुई थी? तो 2010 में हुई थी इसकी परिचालन शुरुआत। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से फाल्गुन महीने में यानी कि फागुन महीने में मनाए जाने वाले त्यौहार, ठीक है, कौन से हैं? तो इसमें दोस्तों आपका कौन सा है? तो ये आपका ये महाशिवरात्रि है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाशिवरात्रि, ठीक है। दोस्तों फाल्गुन महीने में मनाए जाने वाले त्यौहार, है ना,
ये दोस्तों आपका पहले तो आपका महाशिवरात्रि है, जो कि आपके ऑप्शन में था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाशिवरात्रि, है ना। फाल्गुन महीने कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है ये महाशिवरात्रि, जो शिव को समर्पित है ना, शिव के मिलने का प्रतीक है। और होली दोस्तों कब मनाई जाती है, तो होली भी दोस्तों फाल्गुन में मनाई जाती है, और ये पूर्णिमा को धूमधाम से रंगों के साथ मनाया जाता है, ठीक है। फाल्गुन पूर्णिमा को धूमधाम से रंगों के साथ मनाया जाता है। और एकादशी दोस्तों, ये भी आपका फाल्गुन शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगला आप सब पूछा था दोस्तों, टिंडन प्रभाव किसके कारण होती है, टिंडन प्रभाव किसके कारण होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कोलाइड कणों के द्वारा होती है टिंडन प्रभाव, ठीक है। चलिए इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। यह प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है ना। वह परिघटना जिसमें किसी कोलाइड मिश्रण या बहुत महीन कणों वाली बिलियन से गुजरने पर प्रकाश की किरण बिखर जाती है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका पूछा था दोस्तों, नवाखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है ना। तो ये दोस्तों कहाँ पे मनाया जाता है बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा, है ना। ये पश्चिमी उत्तर में मनाया जाता है, उड़ीसा, ठीक है। तो इसे भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, ये पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाता है, ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका है, सॉरी दोस्तों, ये मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाता है ना। इस नई फसल का स्वागत करने के लिए किया जाता है दोस्तों। ये कब किया जाता है, तो दोस्तों नई फसल की स्वागत करने के लिए किया जाता है यह उत्सव, ठीक है। और यह विशेष रूप में उड़ीसा के कालाहांडी, संबलपुर और बलांगीर, है ना, जैसे क्षेत्रों में मनाया जाता है। तो ये क्षेत्र भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, उड़ीसा के कालाहांडी, संबलपुर और बलांगीर में मनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि हर एक शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं जनजातियों से और जनजाति उत्सव से। तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। पिछले शिफ्ट में दोस्तों आपसे पूछा था कि गारो वाली, है ना, गारो जयंतियाँ, ठीक है, ये आपके मेघालय के हैं, ठीक है। गारो खासी जयंतियाँ मेघालय की हैं। दोस्तों हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी जनजाति कौन कौन से राज्य में पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों गोंड, भील, बैगा, सहरिया पाई जाती है जनजाति। और छत्तीसगढ़ में गोंड, मारिया, कोरवा, उराव पाई जाती है। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर पाई जाती है, ठीक है। राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया, सहरिया ये राजस्थान में पाई जाती है ना। जो कि मीणा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये मीणा जनजाति के लोग बहुत ही ज़्यादा IAS बनते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में ये भी दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। गुजरात में दोस्तों कौन सी जनजाति पाई जाती है, भील, कोली, पटेलिया। महाराष्ट्र में गोंड, भील, कोली और वारली। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, क्या, भील, है ना। ये भील दोस्तों भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा में दोस्तों क्रोंध, संथाल, जुआंग, सबोरा, है ना। पश्चिम बंगाल में दोस्तों संथाल, मुंडा, भूइया, भूमिज। असम में दोस्तों बोडो, मिसमी, कचारी, सोनोवाल। ये दोस्तों असम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये बोडो, मिसमी, कचारी, सोनोवाल इस सभी को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। मेघालय में दोस्तों आपका खासी, गारो, जयंतिया और ये मीकेर, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी जनजाति है मेघालय में। और नागालैंड में दोस्तों नागा, आओ, आगामी, सेमा। तो ये दोस्तों सभी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये आपकी नागालैंड में पाई जाती हैं। कुछ और भी जनजातियाँ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों त्रिपुरा और मणिपुर में दोस्तों कुकी, नागा और मेती जनजाति पाई जाती हैं। और त्रिपुरा में त्रिपुरी, चकमा, मोग, रियांग। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों आपातानी, मिसमी, डाफला, मोनपा। ये मोनप्पा दोस्तों पूछा भी था आपसे, आपके कब या 11 में, 3rd में पूछा था कि 2nd में पूछा था, है ना, मोनप्पा जनजाति। तो मोनप्पा जनजाति कहाँ पाई जाती है, ऐसे पूछा था दोस्तों, किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दिया था। सिक्किम में दोस्तों लेपुचा, भूटिया पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों
गद्दी किन्नौरी गुर्जर पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल पाई जाती है। लद्दाख में चांगपा गद्दी पाई जाती है। तमिलनाडु में टोडा इरुला कोटा पाई जाती है। केरल में उराली कुरुवा और पनियन पाई जाती है। कर्नाटक में सोलिगा एरावा पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में गोंड कोया चेंचू पाई जाती है। तेलंगाना में कोया गोंड लंबाड़ी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों थारू और गोंड और बुक्सा पाई जाती है। उत्तराखंड में थारू जौनसारी भोटिया पाई जाती है। ठीक है, और बिहार में दोस्तों संथाल गोंड थारू पाई जाती है। तो दोस्तों ये आपके जनजातियों से है और इन्हें दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्योंकि जनजातियों से आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ था। दोस्तों एंग्लो मराठा युद्ध भी दोस्तों आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है। दो तीन शिफ्टों में दोस्तों हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, एंग्लो मराठा युद्ध से। ठीक है दोस्तों, ये आपका कब से कब तक चला था, मतलब एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका 1775 से 1818 तक चला था। इतना लंबा क्यों चला था दोस्तों, क्योंकि एंग्लो का 3 युद्ध हुआ था दोस्तों, हम लोग वो तीनों देख लेंगे। ठीक है, बारी बारी से। ठीक है, तो चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका फिलहाल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यह युद्ध दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था, है ना, और यह पूरे तीन प्रमुख युद्ध हुए थे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं क्योंकि अगले शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक तो आपका 1775 से 1782 तक चला था, जो कि सालाबाई की संधि, आपको पता होगा सालाबाई की संधि आपकी 3rd में पूछी गई थी, है ना, आपके कौन से 12 फरवरी की 3rd शिफ्ट में शायद पूछी गई थी कि सालाबाई की संधि कब हुई थी, है ना। तो आपके ऑप्शन में 1782 दिया गया था, तो राइट आंसर आपका 1782 हुआ था। ठीक है, तो 1775 से 1782 जो कि सूरत की संधि से शुरू होकर सालाबाई की संधि पर समाप्त हुई थी ये। ठीक है, और ये दोस्तों दूसरा आंग्ल युद्ध कब हुआ था, तो ये दूसरा आंग्ल युद्ध आपका एंग्लो युद्ध हुआ था 1803 से 1805 में, जो कि बसीन की संधि के बाद हुआ था। ठीक है, आपका अगला तीसरा दोस्तों कब हुआ था, तीसरा युद्ध तो 1817 से 1818 तक, जो कि मराठा शक्ति का पूर्ण पतन और अंतिम संघर्ष हुआ था इस युद्ध में दोस्तों। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण युद्ध हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए दोस्तों हम लोग 1775 से कहाँ तक देखा है, 1782 तक। ठीक है, 1818 तक। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों इतना युद्ध चला था, इतना लंबा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों युद्ध से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दोस्तों युद्ध से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा हम लोग युद्ध से भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका थोड़ा युद्ध है दोस्तों देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, एंग्लो नहीं दोस्तों आंग्ल। ठीक है, तो 1776 से 1769। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1780 से 1784 तक हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, ये डेट दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, 1790 से 1792 तक चला था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1799 में हुआ था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था, तो ये आपका 1793 में हुआ था। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जो कि 1857 में हुई थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। बंगाल विभाजन 1905 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मार्लो मिंटो दोस्तों कब आया था, तो 1909 में आया था। प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों 1914 से 1918 तक चला था, है ना। वास्को डिगामा भारत पर दोस्तों भारत कब आया था, तो ये 1498 में आया था, ना कि भारत की खोज की थी। ठीक है, प्लासी का युद्ध दोस्तों सभी को पता होगा, ये 1757। ये सब दोस्तों युद्ध पूछने के कम चांसेस है। अब थोड़ा एसएससी डीपली में पूछ रहा है, तो ये सब युद्ध दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, है ना। एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये सब आप लोग देखकर नोट्स बना लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ यहाँ दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है ना, ये गोलमेज से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था, 1931 में, है ना। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1930 में हुआ था। दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह, जो कि आपके ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों, 1930 में हुआ था।
पूर्ण स्वराज की मांग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, 1929 में हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन दोस्तों 1928 में, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में, ठीक है। तो ये कैबिनेट मिशन का आगमन दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1946 में, और ये आपका क्रिप्स मिशन का आगमन दोस्तों कब हुआ था दोस्तों 1942 में, है ना। और बाकी दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, तालीकोटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 में हुआ था। और बाकी ये सब देख लीजिएगा, ठीक है, इसे आपको रिवाइज कर लेना है एक बार, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन पूछा था कि थॉमस कप के पहले विजेता कौन सा देश रहा है, ठीक है। थॉमस कप का पहला विजेता देश कौन सा रहा है, तो दोस्तों ये आपका मालया रहा था, है ना, मालया, है ना। तो इसे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये आपको डेनमार्क को हराया था, ठीक है, 8-1 से शायद हराया था, ठीक है, 8-1 से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, और ये होस्ट आपका इंग्लैंड में हुआ था, तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, यूनेस्को विश्व धरोहर में दुनिया में भारत का स्थान क्या था। ये कंफर्म नहीं क्वेश्चन है, लेकिन यूनेस्को से पूछा था, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं डिटेल्स में, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। 6वें स्थान पर भारत था विश्व धरोहर में, ठीक है, 6वें स्थान पर, ठीक है। अगला है थोड़ा दोस्तों 1972 के समझौते के तहत यह स्थल मानवता की झांसी विरासत है ना। भारत में 2025 के आंकड़े के अनुसार 43 से ज़्यादा विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। 2026 में देखा जाए दोस्तों, तो दोस्तों ये आपके 44 पूरे हैं। ये क्वेश्चन आपके पूछा था एग्जाम में, इसी एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए और हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, जिसमें दोस्तों 35 से अधिक सांस्कृतिक थी विश्व धरोहर भारत की, ठीक है, विश्व धरोहर में शामिल, और 7 प्राकृतिक और एकमात्र मिश्रित स्थल थी। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्या मिश्रित स्थल कौन से शामिल थी, तो देख लेते हैं हम लोग। ये दोस्तों आपका मिश्रित में एकमात्र कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो सिक्किम में है, यही आपका मिश्रित में एक शामिल है, ठीक है। तो ये एकमात्र है, तो इसे भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि प्राकृतिक में आपके 7 हैं, और सांस्कृतिक में दोस्तों, सांस्कृतिक में कौन कौन से आते हैं, तो ये आपका आएगा ताजमहल, है ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर, है ना, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर, है ना, ताजमहल, और क्या दोस्तों आपका आएगा, तो ये आपका सभी आएंगे, है ना, जितने भी मतलब आपके सांस्कृतिक हैं, ठीक है। चलिए, और ये प्राकृतिक में दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, है ना। चलिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों प्राकृतिक में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, पुरुष प्रजनन क्षमता में जिंक का मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों ये भी कंफर्म नहीं है दोस्तों कि क्वेश्चन का टाइप यही था, लेकिन ये जिंक से संबंधित क्वेश्चन था, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जिंक से संबंधित दोस्तों कुछ हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, आपका आंसर इसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्पर्म की गुणवत्ता और बढ़ावा और नपुंसकता रोकने में मदद करता है। नपुंसकता और स्पर्म की गुणवत्ता को बढ़ावा देता है ना। नपुंसकता दोस्तों और स्पर्म की गुणवत्ता को बढ़ावा देता है, ठीक है, जिंक। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये मनुष्य में मुख्य कार्य है इसका, पुरुष में सिर्फ, ठीक है, ये पुरुष में, है ना। चलिए अगला दोस्तों आपका है, शरीर को संक्रमण सर्दी जुकाम से लड़ने में मदद करता है जिंक, है ना। सूजन रोधी दोस्तों कौन कौन से होते हैं, गुड़ों के कारण, है ना, मुहासे होते हैं, सोराइसिस होती हैं, और घाव भरने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये सभी सहायक होते हैं सूजन रोधी में, ठीक है, जिंक। कोशिका विभाजन दोस्तों गंध और स्वाद की अनुभूति को सामान्य रखता है जिंक, है ना। थोड़ा और हम लोग देख लेते हैं जिंक के बारे में, ठीक है। जिंक एक अनिवार्य सच में पोषक तत्व है जो प्रतिरक्षा प्रणाली, घाव भरने में, और डीएनए संश्लेषण में भी दोस्तों, यानी कि खून में भी संश्लेषण में भी, और पुरुष में प्रजनन क्षमता को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिंक, है ना। मानव शरीर में इसे नहीं बन सकता, ये मानव शरीर में दोस्तों बनता नहीं है ना, इसीलिए दोस्तों इसे भोजन या सप्लीमेंट्स के
आधार से सप्लीमेंट से प्राप्त करना आवश्यक होता है। दैनिक आवश्यकताओं पुरुषों में दोस्तों कितना होना चाहिए, कम से कम, ठीक है, 11 मिलीग्राम होना चाहिए और महिलाओं में 8 मिलीग्राम होना चाहिए जिंक, ठीक है, क्या, जिंक, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन हमें मिले थे, ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी मैं आपको देना चाह रहा था तो इसलिए दोस्तों मैं बना दिया है ना। सेकंड से दोस्तों मैं पूरे क्वेश्चन को बनाकर ही आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। एक नज़र में दोस्तों हम लोग कुछ